हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। पहला ही प्रश्न है, सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? बताओ सभी साथी कमेंट करके। सिलीसेड झील किस जिले में? अजमेर में, अलवर में, जयपुर में या नागौर में? सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? बताओ सभी साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अलवर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अलवर ज़िले में हो जाएगी, अलवर। एक बार सभी साथी क्लास को करेंगे लाइक। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है जवाहर सागर अभ्यारण्य किस नदी के निकट स्थित है? जवाहर सागर अभ्यारण्य किस नदी के निकट स्थित है? चंबल नदी, बामनी नदी, परवन नदी या बनास नदी? जवाहर सागर अभ्यारण्य किस नदी के निकट स्थित है? चंबल नदी के। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, चंबल नदी के। कौन सी नदी है? चंबल नदी के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, चंबल, बेतवा व कैन किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा व कैन किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा की, महानदी की, सतलज की या यमुना नदी की? किसकी सहायक नदी हो जाएगी? यमुना की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तीनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, अंत तक सभी साथी जरूर देखेंगे। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में या बारां में? सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, झालावाड़ में होती है। किस जिले में? झालावाड़ में। अगला प्रश्न, दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की, बाड़मेर की, अंकोला चित्तौड़गढ़ की या प्रतापगढ़ की? दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंकोला चित्तौड़गढ़ की। अंकोला चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दाबू प्रिंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? थेवा कला प्रतापगढ़ की, बिल्कुल सही है। मीनाकारी जयपुर की, ये भी सही हो जाएगा। टेराकोटा शिल्प मोलेला, ये भी सही है। और अजरक प्रिंट है जो असुमेलित है, ये अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बगरू प्रिंट सांगानेर जयपुर की, बगरू जयपुर की, प्रतापगढ़ की या जोधपुर की? बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बगरू जयपुर की। बगरू जयपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है बगरू प्रिंट। बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही मोस्ट प्रश्न, सभी साथी अंत तक देखेंगे। और अगला प्रश्न है अपना, सोनी जी की नसियाँ कहाँ हैं? सोनी जी की नसियाँ कहाँ हैं? अजमेर में, अलवर में, जयपुर में या सीकर में? सोनी जी की नसियाँ कहाँ पर है? अजमेर में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अजमेर में। यहाँ पर प्रथम जैन तीर्थकर है, आदिनाथ की मूर्ति है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ, किसकी? आदिनाथ की मूर्ति है। आदिनाथ की मूर्ति है अजमेर में, सोनी जी की नसियाँ। अगला प्रश्न है, अर्बुदा देवी के मंदिर की तलहटी पर स्थित है कौन सी बावड़ी है? अर्बुदा देवी की मंदिर की तलहटी पर स्थित है कौन सी बावड़ी है? अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही। तलहटी पर कौन सी बावड़ी? तापी बावड़ी, दूध बावड़ी, काका जी की बावड़ी या सुंदर बावड़ी? अर्बुदा देवी मंदिर के तट पर तलहटी पर कौन सी बावड़ी है? दूध बावड़ी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सी बावड़ी है? दूध बावड़ी। दूध बावड़ी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोक देवताओं ने अपने नाखूनों से किस झील को खोदा था? देवताओं ने अपने नाखूनों से किस झील को खोदा था? माना जाता है कौन सी झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था? कौन सी झील थी? वो नक्की झील। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नक्की झील को माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था। अगला प्रश्न, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? बताओ सभी साथी कमेंट करके, ये तो प्रश्न सभी को आना चाहिए। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? साथ साथ में कमेंट करते जाओ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा।
मूणो नैणसी ने, सूर्यमल मिश्र ने, नयनचंद सूरी ने या मलिक मोहम्मद जायसी ने हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयनचंद सूरी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नयनचंद सूरी ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या देवल देवी? बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? राजमती। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन थी? राजमती। राजमती थी वो बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र थी। अगला प्रश्न, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, सागरमल गोपा ने या जमनालाल बजाज ने? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भोगीलाल पांड्या ने की थी। अगला प्रश्न, रियासती राजस्थान में प्रचलित सांगड़ी प्रथा थी। रियासती राजस्थान में प्रचलित सांगड़ी प्रथा थी। बंधुआ मजदूर प्रथा थी, विवाह की एक प्रथा थी, लगान वसूली की कोई प्रथा थी या कोई विशेष लाग थी? सांगड़ी क्या थी? सांगड़ी एक बंधुआ मजदूर प्रथा थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, बंधुआ मजदूर प्रथा थी सांगड़ी। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, बहुत मोस्ट है। उपसर्ग चतुश्रेणी में उपसर्ग भी आएंगे, प्रत्यय भी आएंगे। सु उपसर्ग रहित शब्द, सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें सु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? सुक्रम, सुक्रम में सु प्रत्यय है, सु उपसर्ग है। स्वागत में भी सु उपसर्ग है और सुंदर में भी सु उपसर्ग है। जबकि सरस में स उपसर्ग है। कौन सा है? स प्लस रस। रस मूल शब्द है और स उपसर्ग है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस, सरस है जिसमें सु उपसर्ग रहित है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9 मई 1540 को। इनकी माता का नाम था जयंताबाई। क्या नाम था? जयंताबाई, जयंताबाई। अगला प्रश्न, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने या संतदास जी ने? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी। लालगिरी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट, लालगिरी। अगला प्रश्न है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है? बाड़मेर की, फलौदी की, जैसलमेर की या जोधपुर की? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस जिले की लगती है? फलौदी। फलौदी की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है कितनी? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत किसका भाग है या किसका अवशेष है? अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? हिमालय का, अरब सागर का, गोंडवाना लैंड का या बंगाल की खाड़ी का? अरावली पर्वत किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये प्रश्न जेल परेरी 2025 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का आकार ऊंट की गर्दन के समान किसने बताया? अरावली पर्वत का आकार ऊंट की गर्दन के समान किसने बतवाया था? अबुल फजल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, सूर्यमल मिश्र ने या नयनचंद सूरी ने? अरावली पर्वत का आकार ऊंट की गर्दन के समान है, ये किसने बतवाया था? अबुल फजल। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, अबुल फजल ने कहा था कि ऊंट अरावली पर्वत है जो ऊंट के आकर गर्दन के समान आकृति। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी
अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुरु शिखर। जिस कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? संतों का शिखर, संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है, जो किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, संतों का शिखर कहा था इस गुरु शिखर को। अगला प्रश्न, आबू का पठार किस जिले में है? आबू का पठार किस जिले में है? सिरोही में, उदयपुर में, जयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? आबू का पठार सिरोही जिले में हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिरोही। अगला प्रश्न, कुंभ थाना दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभ थाना दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है? कुंभ थाना दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, जूनागढ़ का किला या जयगढ़ का दुर्ग? कुंभ थाना दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है? कुंभ थाना दुर्ग, सिवाना के दुर्ग का, सिवाना के किला का नाम है कुंभ थाना दुर्ग। अगला प्रश्न, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर तारागढ़ अजमेर को, ओसिया जोधपुर को, मचकुंड को या बूंदी को? राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? ओसिया, बिल्कुल सही हो जाएगा, ओसिया जोधपुर को। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की थार्मोपली किसे कहा जाता है? राजस्थान का थार्मोपली किसे कहा जाता है? राजस्थान का थार्मोपली हल्दी घाटी को कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हल्दी घाटी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा, सॉरी, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? पिछवाई पेंटिंग को, नाथ द्वारा शैली को, बनी ठनी पेंटिंग को या इनमें से कोई नहीं है? राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बनी ठनी पेंटिंग। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? किशनगढ़ की। बनी ठनी पेंटिंग कहाँ की? किशनगढ़ की। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है। जेल प्रहरी 2025 की परीक्षा में ये प्रश्न आया था। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, नरोत्तम लाल जोशी, हीरालाल शास्त्री या सुमित्रा सिंह? विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। राज्यपाल तो गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये मुख्यमंत्री थे। विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कब्रगाहों का शहर किसे कहा जाता है? कब्रगाहों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को, कब्रगाहों का शहर बयाना, जूनागढ़ या गागरोन? कब्रगाहों का शहर किसे कहा जाता है? बयाना को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बयाना। बयाना को कहा जाता है कब्रगाहों का शहर। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, साथ पढ़ने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में? मित्र कहते हैं, सहयोगी कहते हैं, सहपाठी कहते हैं या साथी कहते हैं? बताओ, ये तो आना ही चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है हिंदी व्याकरण का। साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सहपाठी कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सहपाठी। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? अंधेरे घर का उजाला होना मुहावरे का अर्थ है। अंधेरे घर का उजाला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधेरे घर का उजाला होना मुहावरे का अर्थ सभी साथी कमेंट करके बताओ। एकमात्र सहारा होना, साथ खड़े रहना, सही हिसाब ना होना या उजाला करना? अंधेरे घर का उजाला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, एकमात्र सहारा। या फिर अंधे की लाठी होना, वो उसका भी मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।